नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। इस महीने शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा की महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2100 रुपए। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 6 जिलों के डीईओ को शोकाज नोटिस, 2 दिन में जवाब दें वरना कार्रवाई होगी। इनकी वजह से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अटकी। हरियाणा के मौसम ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, ठंड घटने से गेहूं की फसल को होगा नुकसान। जानिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा को केंद्र की बड़ी सौगात, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मिला नए 3 एक्सप्रेसवे का तोहफा। हरियाणा सरकार की नई घोषणाएं, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करोड़ों की परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। पलवल से महाकुंभ जाने वालों के लिए बड़ी सौगात, अब हर सुबह 8 बजे मिलेगी सीधी बस, सस्ते किराए में होगी यात्रा। अगले हफ्ते होगी हरियाणा एसएससी और हरियाणा सरकार की अहम बैठक, सीईटी एग्जाम को लेकर बड़े फैसले संभव। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा की पंचायतों को सरकारी सौगात, अब खुद करा सकेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े विकास कार्य। देश भर में अमूल दूध 1 रुपये सस्ता हुआ, गोल्ड 65 रुपये और फ्रेश 53 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। नई कीमतें 24 जनवरी से हुई लागू। और होंडा ने नया 2025 एक्टिवा स्कूटर लॉन्च किया। शुरुआती कीमत 80,950 रुपये, 3 वेरिएंट्स और 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड से भले ही फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही हो, लेकिन दिन के समय धूप खिलने से शीतलहर का आतंक थोड़ा कम हो गया है। लेकिन फिर भी सर्दी का एहसास शरीर में कंपकपी चढ़ा देता है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में ठंड से पूरी तरह से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि आमतौर पर 28 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खुश्क बना रहेगा। इस दौरान उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलेंगी, जिससे कि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान अल सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तेज धरातली हवाएं चलेंगी, जिससे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रहेगा। साथ ही ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज से अगले 4 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। वायुसेना स्कूल सुब्रतो पार्क नई दिल्ली द्वारा हेल्पर एनटीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 रहेगी। हेल्पर के पदों के लिए साक्षर से 10वीं पास कोई भी योग्यता धारक आवेदन कर सकता है। वहीं नर्सरी ट्रेन टीचर जो कि परमानेंट पोस्ट है, आवेदक 12वीं पास तथा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा या प्री प्राइमरी टीचर डिप्लोमा धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष और एनटीटी के लिए 50 वर्ष तय की गई है। हरियाणा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम रेप केस में आने पर प्रदेश में राजनीति तो गर्मा ही गई है, साथ में ब्राह्मण संगठनों में भी उबाल है। ब्राह्मण समुदाय से जुड़े संगठन लगातार बैठक कर मोहनलाल बड़ौली को पाक साफ करार देने में लगे हैं। मोहनलाल बड़ौली ब्राह्मण समाज से हैं और समाज से जुड़े संगठन उनके पक्ष में मीटिंग कर रहे हैं। दावा है कि वो तो धार्मिक प्रवृत्ति के नेता है, रेप तो बड़ी बात है। वे तो बीड़ी सिगरेट से भी दूर रहते हैं। हालांकि रेप से बीड़ी सिगरेट का क्या मेल, इस पर कोई जवाब नहीं है। भाजपा में मोहनलाल की अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए संगठन एकजुट है। वहीं रेप के आरोपों के बीच ब्राह्मण समाज भी अलग अलग जिलों में बैठक कर उनका समर्थन कर रहा है। रेप का ये मामला तब प्रकाश में आया जब भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फैसला करना था। मंत्री अनिल विज उनसे इस्तीफा मांग चुके हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बताते चले कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और गायक जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल पर 13 दिसंबर को रेप का मामला दर्ज किया गया। दिल्ली के एक मॉडल ने आरोप लगाए हैं कि 3 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक होटल में दोनों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जनवरी के आरंभ में यह मामला सामने आया तो हरियाणा की राजनीति भी गर्मा गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा की गरीब वर्ग से संबंध रखने वाली महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। अब इस योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। अनुमान है कि मार्च में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट में इस योजना के बजट का प्रावधान किया जा सकता है। बता दें कि इस योजना के तहत गरीब वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में भेजे जाएंगे। जिन महिलाओं की परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें इस योजना का पात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई है। मंत्रियों ने कहा है कि विपक्ष द्वारा योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए राशि देने में हो रही देरी का मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस पर तय किया गया है कि अब इस योजना के लिए वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा।
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 777 एसएमओ को नियुक्त करेगा। वहीं सीएमओ के पद भी जल्द भरे जा सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों ने बताया कि आरती राव अपने गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ में ईमानदार सीएमओ की तलाश में है, जिसके कारण सीएमओ की लिस्ट आने में थोड़ा समय भी लग रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कई दिनों से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ तक कि 7 जिलों में सीएमओ के पद खाली पड़े हैं। नायब सिंह सैनी की नई सरकार के गठन के बाद अटेली विधानसभा से विधायक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती सिंह राव को हेल्थ मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद से आरती राव हेल्थ डिपार्टमेंट की कमियां पूरा करने में लगी हुई हैं। इसी के तहत करीब 2 माह पूर्व हेल्थ डिपार्टमेंट में रिक्त 777 सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए परीक्षा हुई। इनका रिजल्ट भी जल्दी निकाल दिया गया, मगर इनकी नियुक्ति अभी अटकी हुई है। अनुमान है कि इनकी नियुक्ति भी जल्द ही इनके स्थानों पर हो जाएगी, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। हरियाणा में अचानक मौसम साफ होने और टेम्परेचर बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जनवरी और फरवरी में गेहूं की फसल के लिए ठंड जरूरी होती है। तापमान ज्यादा होने से गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है, जिससे कि गेहूं का दाना छोटा रह जाएगा और उत्पादन घट जाएगा। खासकर पछेती गेहूं की फसल पर ज्यादा असर पड़ सकता है। जींद के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल मलिक का कहना है कि 4 से 5 दिन में तापमान ज्यादा रहने से तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 से 15 दिन तक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को कहा है कि गेहूं में ज्यादा यूरिया न डालें, वरना 2 महीने बाद तेला व चेपा की बीमारी लग सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 4 दिन मौसम साफ रहेगा, जिससे ठंड घटेगी और टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। 28 जनवरी से मौसम फिर बिगड़ सकता है। किसान जरूरत अनुसार गेहूं की फसल में सिंचाई करते रहें, जरूरत से ज्यादा यूरिया न डालें। अब ज्यादा यूरिया डालेंगे तो मार्च में तेला व चेपा की बीमारी लगने की वजह से गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में तेज धरातलीय हवाएं चलने से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्के स्तर पर कोहरा रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों यानी डीईओ को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भेजा है, जिसमें 2 दिन के भीतर उनसे जवाब तलब किया गया है। इन अधिकारियों ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के एससी व बीसीए और बीपीएल स्टूडेंट्स के वजीफा स्कीम के लिए अटेंडेंस सही ढंग से अपडेट नहीं की। इस वजह से उन्हें वजीफा नहीं मिल सका और परेशानी झेलनी पड़ी। इस बारे में निदेशालय ने अधिकारियों को रिमाइंडर और कॉल करके भी कहा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। इन 6 अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात और पलवल के डीईओ शामिल हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सूबे में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में 3 बड़े नए हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच सफर करना बेहद आरामदायक हो जाएगा। इन एक्सप्रेसवे की बदौलत सफर के दौरान न केवल समय की बचत होगी, बल्कि परिवहन नेटवर्क भी मजबूत होगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली अंबाला एक्सप्रेसवे की। तो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर यह यमुना नदी के किनारे होते हुए अंबाला तक जाएगा। इस सड़क मार्ग के निर्माण से जहां जीटी रोड से ट्रैफिक दबाव कम होगा, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह है पानीपत डबवाली 4 लेन एक्सप्रेसवे। करीब 300 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 14 कस्बों को जोड़ते हुए सिरसा के डबवाली से शुरू होकर पानीपत तक बनेगा। वहीं तीसरे एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह है हिसार रेवाड़ी एक्सप्रेसवे। हिसार से रेवाड़ी जाने वाला यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इन तीनों एक्सप्रेसवे के निर्माण से सड़क नेटवर्क बेहतर होगा, जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा के संपूर्ण विकास में ये तीनों एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल मिलाकर 804 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 290 सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए खेल का सामान और महिला पुलिस कर्मियों के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन खरीदने का भी फैसला लिया गया है। इस दौरान गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पड़े कचरे के पूर्ण निस्तारण के लिए एजेंसी का चुनाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले 4 महीनों में कचरे का पूरी तरह से निस्तारण न होने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। सीवरेज की सफाई के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्क्रब मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लोगों के घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त यानी फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की बचत करना है। महेंद्रगढ़ जिले में शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए पंप खरीदे जाएंगे, जिससे कि 20 गांव में सिंचाई संभव हो पाएगी।
144 साल बाद आयोजित हो रहे ऐतिहासिक महाकुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर को देखते हुए रेलवे और बस सेवाओं में विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त कुंभ स्नान का लाभ उठा सकें। अब हरियाणा के पलवल से भी प्रयागराज जाने के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा यह विशेष बस सेवा 29 फरवरी तक जारी रहेगी। यह बस हर रोज सुबह 8 बजे पलवल से रवाना होगी। मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और कौशाम्बी होते हुए कुल 645 किलोमीटर का सफर तय कर रात 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। सरकार ने दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो सके। पलवल से प्रयागराज जाने वाली इस बस का किराया बेहद किफायती रखा गया है। श्रद्धालुओं को मात्र 890 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा, जिससे कि आम लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। अब हर दिन सुबह 8 बजे पलवल से यह बस रवाना होगी, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के प्रयागराज पहुंचकर पवित्र महाकुंभ स्नान का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का इंतजार है। पिछले 3 साल से यह परीक्षा नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा ली जाए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इस बारे में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार परीक्षा करवाने के लिए तैयार है और इस परीक्षा को बोर्ड परीक्षाओं के बाद करवाने की पूरी तैयारी है। ऐसे में सीईटी की परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद संभव हो सकती है। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा करवाएगा। बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और मार्च के लास्ट तक चलेंगी। ऐसे में संभावना बन रही है कि सीईटी परीक्षा अप्रैल में होनी चाहिए। सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए आने वाले हफ्ते में एक बैठक भी होने वाली है। इस मीटिंग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोग और अन्य बड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में यह तय किया जाएगा कि परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग करवाएगा या फिर पिछली बार की तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से अनुबंध किया जाएगा। यह परीक्षा बड़ी होगी और कई दिनों में संपन्न होने वाली है। ऐसे में संभावित है कि NTA के साथ समझौता किया जाए। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा परीक्षा कराने वाली एजेंसी और परीक्षा की तारीखें रहेंगी। इसके बाद परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीईटी की तारीख निर्धारित की जाएगी। ऐसे में अगले हफ्ते होने वाली यह बैठक काफी अहम होने वाली है। ऐसे में इस बैठक के दौरान कोई भी लिया जाने वाला कोई भी फैसला हम आपको अपडेट समय समय पर कराते रहेंगे। प्याज सब्जी एवं मसाले की प्रमुख फसल है। औषधीय गुण होने से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान सलारू करनाल के कृषि विशेषज्ञों ने प्याज की नई किस्म L883 ईजाद की है। मध्य फरवरी से पहले इस किस्म की बिजाई कर लें। इस किस्म की जून में जुलाई में तैयार हुई पौध की रोपाई कर सकते हैं। अधिक गर्मी या बरसात के कारण पौध खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में गंठियों को बनाना जरूरी हो जाता है। गंठियों को छांटकर हवादार स्थान पर पत्तियों सहित जुलाई से लेकर मध्य अगस्त तक भंडारण करके रख सकते हैं। इसके लिए सही तकनीक की जानकारी होना आवश्यक है। किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही बिजाई करें। 2 नई किस्में इजाद की गई हैं, जिसमें पहली किस्म का नाम है L883। प्याज की इस नई किस्म की गांठें गोलाकार एवं चमकते गहरे लाल रंग की होती हैं। यह किस्म 75 से 85 दिन में तैयार होती है। इसकी उत्पादन क्षमता 300 से 325 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। वहीं एग्री फाउंड डार्क रेड की बात करें तो इस किस्म की गंठियां गोल आकार एवं गहरे लाल रंग की होती है। यह किस्म भी 75 से 80 दिन में तैयार होती है। 250 से लेकर 300 क्विंटल तक इसका उत्पादन रहता है। गंठियों की रोपाई के लिए 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा होनी चाहिए। बीज से गंठियां बनाने का उपयुक्त समय की बात करें तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रहता है। बीज बुआई से 75 से 80 दिनों में गंठियां तैयार हो जाती हैं। गंठियों की रोपाई का मुख्य समय 10 से 15 अगस्त तक होता है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति में वृद्धि करते हुए उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 प्रकार के विकास कार्यों का अधिकार दिया गया है। पहले पंचायतों को 21, पंचायत समितियों को 9 और जिला परिषदों को 13 अलग अलग कार्यों की मंजूरी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद अब पंचायतें अपने फंड और सरकारी अनुदान से कई महत्वपूर्ण कार्य करवा सकेंगी। इनमें 5 क्रम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इंडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपालों का निर्माण और ग्रामीण खेल स्टेडियम के रखरखाव जैसे विकास काम शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि यदि सरपंच गांव के किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो उन्हें 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम में जिले का डिप्टी कमिश्नर शामिल होगा तो सरपंच को भी मंच पर स्थान मिलेगा। इसके अलावा अब सरपंच अपने स्तर पर UPS, प्रिंटर और डेस्कटॉप खरीदने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की जांच करने वाली है, क्योंकि ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर्स के लिए वॉइस प्लस SMS ओनली पैक का ऑप्शन अलग से देने का आदेश जारी किया था। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद कंपनियों ने सिर्फ वॉइस कॉलिंग प्लस SMS के नए टैरिफ प्लान तो जारी किए, लेकिन ये डेटा वाले प्लान की कीमत में लॉन्च किए गए और इनमें से सिर्फ डेटा हटा लिया, यानी पुराने प्लान को ही डेटा हटाकर अपडेट कर दिया गया, लेकिन कीमत कम नहीं की। कंपनियों के नए टैरिफ प्लान का ग्राहक
ग्राहकों को कोई फायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। ट्राई चाहता था कि ग्राहकों को बिना किसी डेटा वाले पैक सस्ते में मिले। इससे देश के करीब 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को सीधा फायदा मिलने वाला था, क्योंकि कई यूजर्स केवल कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 329 अंक की गिरावट के साथ 76,190 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 113 अंक की गिरावट रही और ये 23,092 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट और 19 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में बात करें तो मीडिया सेक्टर में सबसे अधिक यानी 2.60% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को नीचे गिराया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस ने बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 309 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी का दाम 578 रुपए बढ़कर 91,211 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,700 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 82,570 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।